अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़हरी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। जिक्र करेंगे पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी एक ऐसी खबर का जो बज़ाहिर किसी ने महसूस नहीं की, लेकिन है बहुत चौंका देने वाली। मर्दान में पीडीएम का जलसा हुआ। हर बार की तरह इस बार भी ऑपोजिशन ने तकरीरें की, धुआंधार खिताब किए, ताने भी सामने आए, धमकियां भी दी गई। जी हाँ, मौलाना आए, मरियम बीबी भी आई, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी कहीं नजर ना आए। सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी पर ही बात खत्म नहीं हो जाती जनाब। राजा परवेज अशरफ और सैयद यूसुफ रजा गिलानी भी जलसे में ना आए। मरियम ने फिर भी पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। मर्दान में पीडीएम का पावर शो। ना बिलावल आए, ना कोई काबिल जिक्र जेआला पहुंचा। 2-4 झंडे और एक मकामी सतह का लीडर नजर आया और बस। मैं आ नहीं रहा, मैं आ चुका हूं। जलसे में मौलाना तो आए, मरियम भी आई, मगर बिलावल कहीं नजर नहीं आए। पीपल्स पार्टी पीडीएम से फासला इख्तियार कर रही है। इस तासुर को तकवीयत इसलिए भी मिल रही है कि 27 दिसंबर को लाड़काना में बीबी की बरसी है। बिलावल ने बरसी में शिरकत के लिए मरियम नवाज समेत सबको फोन खड़खड़ाए, लेकिन उन्हें मौलाना याद ना आए। शिकारियों की कोशिश है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना रहे। और एक दफा पीपल्स पार्टी भी जिंदाबाद। लेकिन अब्दुल्ला बड़ा होशियार है। तो इसी सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमको ज्वाइन करेंगे लतीफ़ खोसा साहब। खोसा साहब, क्या हुआ मर्दान जलसे में? कोई भी अहम रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शरीक नहीं हुआ? हेलो लतीफ़ खोसा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सर, ये फरमाइएगा, मर्दान जलसे में रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो सकी? कोई भी पीपी रहनुमा क्यों ना जा सका? ये जो आपने अभी कमेंट किया है कि पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब या राजा साहब नजर नहीं आए, देखिए हमारा ये जो लाहौर के जलसे से एक दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी 6 रात से, और हमारा जो पहला केस था वो लाहौर के जलसे पर खत्म हो गया। उसके बाद जो लोकलाइज्ड मुख्तलिफ किस्म की पार्टी थे, उन्होंने अपने आप में कहीं जो है करना पाया था और उसका शेड्यूल किया गया था। उसमें ये नहीं था कि सारे जो है पार्टी सरबराहान या पार्टी, हमारी लोकलाइज्ड पार्टी जो है वो वहाँ पर शरीक हुई है और शरीक होंगी। इसी मुख्तलिफ औकात तक जाएगा जब तक 22 को गड़ी खुदाबस में तमाम फिर जो है कायदीन पीडीएम के वो शरीक होंगे, क्योंकि ये तय पाया था। सर, अलायंस से हमारे जैसे अलायंस से ये एक आम पाकिस्तानी यही समझता है, खोसा साहब, एक आम पाकिस्तानी यही समझता है कि अलायंस का मतलब ये हुआ कि फिर जितनी पार्टीज इकट्ठा हैं, मुत्तहिद हुई हैं इस मूवमेंट में, उनके कोई ना कोई अहम रहनुमा जरूर हिस्सा लेंगे। आप लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर सोचा नहीं? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए फिर वो फेल हो जाता है। हमने कहा कि मोबिलाइज करना है, हर जो है जमात अपने अपने कहीं अपने अपने जेर जहाँ इन्फ्लुएंस है वहाँ वो अपने अपने लोगों को मोबिलाइज करेंगे। जो जा पाएंगे वो जाएंगे, और ये बिल्कुल लाजिम नहीं था जो जा पाएंगे सो जाएंगे। सर, थैंक यू सो वेरी मच, आप टाइम दे रहे थे। जी हाँ, वज़ीर इत्तला शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिबली फराज साहब, क्या वजह है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन आज पीडीएम के जलसे में नहीं हुई? क्या ये इत्तेहाद कमज़ोर होने की अलामत है? देखिए, ये तो पहले से ही नजर आ रहा था कि जो वक्त गुजर रहा है तो इनके जो अपने जो इनके बाहमी जो इख्तिलाफात हैं या इनके जो मफादात की मुख्तलिफ सिमतें हैं, तो उससे जो वक्त गुजरता जा रहा है, अब यही देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान यही देख रहा है कि इनके जो जलसे हैं वो भी बहुत ही छोटे होने लगे हैं, और उसमें जो पार्टीज की पार्टिसिपेशन है वो भी बड़ी गैर मुस्तहकम किस्म की है, जिसमें कि हमें ना कोई नून की तो खैर वहाँ पे कोई वैसी भी कोई वहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन सिंबॉलिकली भी जो है तो वो नजर नहीं आए, और पीपल्स पार्टी वाले बिल्कुल नजर नहीं आए। हालांकि इस इलाके में उनकी जो है
एक नजर देखी जा सकती थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शिबली फराज साहब वक्त देने के लिए। और वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मुल्क के सियासतदान माजी में चोरी बचाते बचाते इबरत का निशान बन गए। इनको ये भी नहीं पता कि इनके पास पैसा कितना है। ये कभी अस्पतालों में जाते हैं, कभी मुल्क से बाहर भागते हैं। तबाही का रास्ता अपनाने वाले पैसा बनाते बनाते अजाब में पड़ गए। बाप का पैसा बचाने के लिए बच्चे झूठ बोलने पर मजबूर हो गए। वो सियासतदान जिनको अल्लाह ने इतना मौका दिया, मुल्क के सरबराह बना दिए, हलाल की कमाई भी कर सकते थे, लेकिन जिस रास्ते पर वो निकल गए वो इबरत का निशान बने हुए हैं। उनके पास आज इतना पैसा है, उनको खुद नहीं पता कितना पैसा है। कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर भागे हुए हैं, कई बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। ये पैसा अल्लाह का अजाब है। मुल्क के घर की तरह होता है, घर मकरूज, सबसे ज्यादा कर्जे चढ़े हुए हैं। तो जब कर्जे चढ़ते हैं तो घर अपने खर्चे कम करता है जब तक उसकी आमदनी नहीं बढ़ती। प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के 60 से 70% खर्चे कम किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि हमने बैलेंस करना है, हम कर्जों पे गुजारा नहीं कर सकते। जब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ती तो सारी कौम को कहता हूँ थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी तो सबसे बड़ा इस मुल्क का असास है। ज़हन में डाल लें कि सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क को उठा सकते हैं। तैयारी नहीं थी तो इमरान खान को शेरवानी पहनने की जल्दी क्या थी? मरियम नवाज की पीडीएम के होम ग्राउंड पर जारहाना इनिंग्स। असेंबलियों को जाली करार दिया, कहा इस्तीफे उठाकर इनके मुंह पर मारने चाहिए। 500 इस्तीफे जब आ जाएंगे तो एक दिन भी वजीर आजम रहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तुम जानते थे कि तुम वजारत उज़्मा के अहल नहीं हो। तुम्हें शेरवानी पहनने की जल्दी क्या थी? ना लाइक ना अहली का एतराम इमरान खान ने कल खुर्सी से किया। कल उसने चीख कर कहा कि मुझे लाकर 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा तो दिया है, लेकिन मेरी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी। चोर और डाकू होने के बावजूद बंदा क्यों ईमानदार है? क्योंकि बंदे ने ताबेदारी बड़ी ईमानदारी से की है। तो लोग ढूंढ रहे हैं साकिब निसार का सादिक और अमीन कहाँ है? कहता है कि मैं पीडीएम से डरता नहीं, मैं उसके आगे झुकता नहीं। भाई झुकता तो वो है जो खड़ा होता है। जिसने ताबेदारी की हो उसको झुकने के सिवा कुछ नहीं आता। इस्तीफा देकर झाड़ा जाना चाहिए या इन जाली असेंबलियों में बैठे रहना चाहिए? इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। 500 इस्तीफे जब आ जाएंगे तुम्हारा एक दिन इस मुल्क में वजीर आजम जाली वजीर आजम रहना मुश्किल है। मरियम नवाज को हुकूमत की फुल टॉस। फिरदौस आशिक़ावान ने दावा किया है कि मरियम नवाज का नून लीग से बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है, वो पनाह के लिए जगह तलाश कर रही हैं। फवाद चौधरी कहते हैं मरियम कुछ भी कर लें, हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से किनारा कर लिया है। और एक दफा पीपल्स पार्टी की जिंदाबाद, और एक दफा पीपल्स पार्टी की जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी का नारा लगाने वाली मरियम नवाज को हुकूमत का जवाब। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक़ावान कहती हैं मुस्लिम लीग नून से मरियम का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका। वो हाथ पाँव मार रही हैं कि किसी जगह पे उन्हें कोई पनाह दे दे। जरदारी साहब ने जो सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफे ना देने का अंदिया दिया, वो पीडीएम में तोड़ फोड़ का नक्काशी कर रहा है और मरियम की मायूसियों में इजाफा कर रहा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने समा से गुफ्तगू में कहा मरियम ने खुद ही बता दिया कि पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। पीपल्स पार्टी तो शरीक ही नहीं हुई पीडीएम के इजलास में, और बिलावल भुट्टो तो आई ही नहीं। वैसे ही मरियम जो है वो बेचारी ये शर्मिंदगी दूर करने के लिए पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, हकीकत तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को छोड़ दिया है। फवाद चौधरी ने सवाल उठाया कि पीपल्स पार्टी ना बयानिए, ना इस्तीफों और ना ही जलसों में साथ है, फिर क्यों मरियम बीबी उनके हक में नारे लगा रही हैं? पीपल्स पार्टी की जिंदाबाद। थोड़ी सी देर में देखिए बेचारे सफदर।
बंदा ईमानदार, बंदा ताबेदार के बाद मरियम नवाज की तकरीर में तैयारी नहीं थी कि तकरार। लीगी रहनुमा ने वजीर आजम को तैयारी ना होने और ताबेदारी के ताने दिए। तैयारी तो नहीं थी, पूरी तैयारी नहीं थी, तैयारी तुम्हारी नहीं थी, इस्लाहात की तुम्हारी कोई तैयारी नहीं थी, हमारी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी, ताबेदारी करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी, हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, ताबेदारी करना अच्छे से आता है, तुम्हारी पूरी तैयारी थी, तैयारी ताबेदारी तैयारी, ताबेदारी पूरी तैयारी, कोई तैयारी, ताबेदारी बड़ी ईमानदारी से की है। मैं माइंड नहीं करता ये, क्योंकि ये मैटर नहीं करता। इमरान खान अपना हिसाब दें, हमसे हिसाब न मांगे। अभी तो आप एहतिसाब के शिकंजे में हैं। देखिए हम आपको कहां तक पहुंचाते हैं, आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने धमकी दे दी। मर्दान में जलसे से खिताब में कहा, अवाम का समुंदर इस्लामाबाद जाने को तैयार है, जब तक फतह हासिल नहीं कर लेंगे पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान कहता है फजलुर रहमान को हिसाब देना होगा। मैं उसे कहना चाहता हूं कि अभी तो तुम मेरे एहतिसाब के शिकंजे में हो। हम तुम्हें कहां पहुंचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। और जो लोग तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं वो भी आए रोज कहते हैं खुदा के लिए हमें कुछ न कहो, इमरान जाने और तुम जाने। लेकिन हम उन्हें कहना चाहते हैं कि ये नाजायज हुकूमत लाना, उसके लिए धांधली करना, मुल्क की मईशत का भट्टा बिठाना, जितना वो मुजरिम है इतना उसको लाने वाले भी मुजरिम है। इस सैलाब को आगे बढ़ाना है और इंशाअल्लाह हमने इस्लामाबाद जाना है। जब तक इस हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टेंगे उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बिलावल तो बिलावल, मरियम नवाज भी मौलाना फजलुर रहमान को संजीदा नहीं ले रही। फजलुर रहमान के खिताब के दौरान जोश में आने ही वाले थे कि मरियम जलसागाह छोड़कर चलती बनी। जुग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकता, अपनी बका और सलामती उसकी मशकूक हो जाती है, गैर महफूज हो जाती है। दूसरी तरफ हम खित्ते में भी तन्हा हो गए हैं। और अब आपको बताएं कि मरियम नवाज के शौहर सफदर अवान लीगी कारकुनान के दरमियान फंस गए। फिर क्या हुआ, रिपोर्ट में जानिए। नून लीग में मरियम नवाज के शौहर कहां होते हैं? जहां होते हैं मुश्किल में ही होते हैं। मैं तो वर्कर हूँ, वर्कर की तरह चलता रहता हूँ। कभी ये मुस्लिम लीग वाले ड्राइविंग सीट पे बिठा देते हैं, कभी सिक्योरिटी पे लगा देते हैं, कभी नारों पे लगा देते हैं, कभी पनामा में डलवा छोड़ते हैं, कभी दहशतगर्दी में डलवा छोड़ते हैं, जो इनकी मर्जी करते हैं। मैं तो एक वर्कर हूँ, वर्कर की तरह चलता रहता हूँ। इस बार मर्दान में लीगी कारकुनों के दरमियान फंस गए। धक्कम पेल से बचकर निकले तो अमीर हैदर होती से शिकायत की। सफदर आवान स्टेज पर कम होते हैं बड़े लीडर्स के दरमियान, कभी ड्राइविंग सीट पर नजर आते हैं और कभी वहां से भी हटा दिए जाते हैं। कभी गाड़ियां हटाकर रास्ता बनाते हैं तो कभी नारे लगाकर हवालात चले जाते हैं। शायर कहता है, वक्फ करके जिंदगी की सातें तेरे लिए, अपने सर ली मैंने क्या क्या आफतें तेरे लिए। न जाने कौन सी मजबूरियां होती हैं जिनके लिए अपने अफकार से इनकार करना पड़ता है। कुछ ऐसे ही मर्दान में हुआ जहां मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा लगा दिया। ये वही मरियम है जो कभी जरदारी इमरान भाई भाई का नारा लगाया करती थी। में शामिल जमातें और उनके कारकुन जिंदाबाद, पीपल्स पार्टी की जिंदाबाद, और एक दफा पीपल्स पार्टी की जिंदाबाद।
लुटेरे लूट के गए हैं, मैं इनसे पेट से निकालूंगा। आप तो बेनजीर भुट्टो की कब्र का ट्रायल करवा रहे हैं खुद बन के पार्टी। पीपल्स पार्टी भी जिंदाबाद। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा। पीपल्स पार्टी भी जिंदाबाद। इमरान जरदारी भाई भाई, लड़ाई अंदर से भाई भाई। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। इसी शर्म ही होती है। जमीयत उलमा इस्लाम फे में दरार डालने में 2 हुकूमती शख्सियात का अहम किरदार रहा। कौन है वो, जानते हैं नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट में। सियासत के खेल में पीटीआई के बाउंसर्स मौलाना फजलुर रहमान मुश्किलात का शिकार। तब्दीली सरकार के वजीरों ने जमीयत उलमा इस्लाम फे में दरार डलवा दी। ज़राए का कहना है कि मौलाना से इख्तिलाफ की बातें महज इत्तेफाक नहीं बल्कि इसके पीछे हैं हुकूमती शख्सियात। ज़राए के मुताबिक चंद रोज कब हुकूमती तर्जुमानों से होने वाली आखिरी मीटिंग में वजीर आजम ने कहा कि अब हमें मौलाना फजलुर रहमान और इनकी जमात पर फोकस करना है और ये काम हमें पिछली दफा आज़ादी मार्च के वक्त ही करना चाहिए था। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वजीर दफा परवेज हटक ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ पार्टी के अंदर से आवाजें उठाने में अहम किरदार अदा किया है। सीनियर वफाकी वजीर के मुताबिक आने वाले दिनों में जमीयत उलमा इस्लाम के कुछ मजीद रहनुमा भी मौलाना फजलुर रहमान के बयानिए से इनहराफ करेंगे। दरार बढ़ने से पीडीएम के कमजोर होने का इम्कान है और मामला करप्शन केसेस के मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। आगे जानिए धमाका क्यों और कैसे हुआ। राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हैं। समा को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि पार्टी का मुस्तकबिल मरियम नवाज और हमजा के इत्तेहाद से मशरूत है। जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का इत्तफाक जो है वो मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की जमानत रहा है। हमजा शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहब को अपने बड़ों की इस मिसाल को कायम रखना चाहिए। इन दोनों का भी आपस में जो इत्तफाक है वो मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की जमानत होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर जो है वो बड़ा ब्राइट है। मैं तरदीद करता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है उसमें कोई बंदा जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। जावेद लतीफ़ साहब से मैं समझता हूँ कि ये स्लिप ऑफ टंग हुई है। शिरानी साहब जो हैं तो ये अब सारी एक्सपोज हो गए, पता चल गया सब। बाकायदा उनको खिलाया गया है, उनको बाकायदा जो है वो पूरी तरह से जो है वो उनको सिखाया गया है। अब आपको अफसोसनाक वाक़े के बारे में बताएं। न्यू कराची की आइस फैक्ट्री हादसे में जाम बहक होने वालों की तादाद 10 हो गई, 25 से ज़ायद जख्मी हो गए। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। बेबी जिंदा मेरा बेटा। किसी का भाई, किसी का बेटा तो किसी का शौहर। न्यू कराची फैक्ट्री हादसे ने कई घरानों के चिराग गुल कर दिए। हादसे में जाँ बहक मोहसिन के रिश्तेदार फैक्ट्री मालिक पर फट पड़े। मोहसिन घर का वाहिद कफील था। जब कोई हादसा हो जाता है तो वो मालिक बाहर मर जाते हैं जाके। मालिक अगर बाहर है तो मालिक फोन करके ये भी तो बोलते थे ना कि मोहसिन आके आप ये काम कर दो। अब मोहसिन मर गया है तो मोहसिन आके उसका नेमुल बदल नहीं कर सकता ना, लेकिन ये आके बोल तो सकता है कि मोहसिन के घर में जाके ये राशन डलवा दो और मोहसिन के घर में ये खर्चा कर दो आप, या मोहसिन की कब्र पे आके फातिया पड़ जाए वो मालिक। धमाका इतना शदीद था कि कंपाउंड में वाक़ मज़ीद 3 फैक्ट्रियों को भी नुकसान पहुंचा। मोस्ट प्रोबेबली ये गैसेस का ही मतलब हो सकता है। 500 मीटर तक काफ़ी ज़्यादा गैसेस की स्मेल भी थी, लेकिन फाइनल में भी नहीं कुछ कह सकता। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 50 से ज़्यादा मुलाजमीन मौजूद थे। फैक्ट्री का मालिक इस वक्त लंदन में है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तबाह हाल फैक्ट्री के नमूने टेस्ट के लिए जामे कराची भिजवा दिए हैं। न्यू कराची आइस फैक्ट्री में धमाका किस चीज़ का था, मुतज़ाद इतलात पेश की गई। वजह पहले कंप्रेसर फटना बताया गया, फिर उसके बाद गैस इखराज का कहा गया। धमाका कहीं होता है, खलबली इदारों में मच जाती है।
जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम कुछ शेयर नहीं कर सकते और हम फाइनल रिपोर्ट के इंतजार में हैं। न्यू कराची आइस फैक्ट्री का हादसा पहला वाकया नहीं जहां धमाके की मुतजाद इत्तलात पेश की गयी। मंगल की शाम होने वाले धमाके के फौरी बाद कहा गया कि फैक्ट्री का बॉयलर फटने से छत गिरी। चंद घंटे गुजरने के बाद थोड़े बहुत आसाब बहाल हुए तो रेस्क्यू इदारों ने कंप्रेसर फटने को धमाके की वजह करार दिया। नया दिन का सूरज निकलते ही गैस के इखराज को धमाके की वजह कहा जाने लगा। आप यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं कि पूरी मशीन, पूरा प्लांट जो है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है, किसी चीज में कोई फॉल्ट नहीं है। यहाँ पे ना ही कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। पीछे आप वायरिंग पूरी देख सकते हैं, वायरिंग अपनी जगह पे पूरी सही है। पहले बॉयलर, फिर कंप्रेसर और अब गैस। मुताल्लिका इदारा को खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। एक के बाद एक वजह को लेकर कसौटी खेली जा रही है, मगर धमाके की असल हकीकत शायद बदनसीब फैक्ट्री में मलबे में कहीं छुपी है और तमाम मलबा उठाए जाने में 2 से 3 दिन लगेंगे। किसी फैक्ट्री में हिफाजती इंतजामात हैं या नहीं, ये कौन देखेगा? वजीर सनत इकरामुल्लाह धारेजो ने समा से गुफ्तगू में सारी जिम्मेदारी मिल मालिकान पर डाली, दामन छुड़ा लिया। मिल मालिकान उनको चाहिए कि जो प्रिकॉशन सेफ्टी मेजर्स हैं उस पे अमल करें। तो ये एक्चुअली होता वहाँ है जहाँ फॉलो नहीं किए जाते। जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मिल मालिकान पे आती है कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखें। उनको चाहिए कि अपने के अलावा जो उनकी लेबर जहाँ काम कर रही है उनकी सेफ्टी के लिए इकदाम उठाएं। जो भी इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, सेफ्टी मेजर्स पे अमल नहीं करेगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा। और ये रैंडम चेकिंग भी करेंगे। अगर उसमें कोई ऐसी मिल्स हैं जो इस पे अमल नहीं कर रही तो उन पे एक्शन ज़रूर होगा। कराची में पुरस्रार धमाकों और दीगर हादसात की कहानी कोई नई नहीं है। 2020 में कई हादसात की वजह 50-50 ही पता चल पाई। रवा साल के आगाज में ही कराची की मसरूफ बंदरगाह KPT पर पुरस्रार गैस फैलने का वाकया पेश आया। 18 फरवरी को पेश आए वाकये की पहली वजह जहरीली गैस बताई गई। कई दिन गुजरने के बाद इंकशाफ हुआ कि 14 जिंदगियों के खात्मे की वजह सोयाबीन थी। सनतों में पेश आए हादसात में एक और इजाफा साइट एरिया में हुआ, जहां 17 अक्टूबर को एक गारमेंट फैक्ट्री के केमिकल टैंक में सफाई के दौरान 6 मजदूर अपनी नींद सो गए। मस्कन चौरंगी के करीब रिहायशी अपार्टमेंट में धमाके की इब्तदाई वजह गैस का लीक होना बताई गई। सुई सदन इनकार करता रह गया, मगर बम डिस्पोजल स्क्वाड गैस के अखराज पर डटी रही। कई दिन गुजरने के बाद इंकशाफ हुआ कि धमाका खतरनाक बारूदी मवाद TNT के फटने से हुआ था। इसी तरह 3 दिसंबर को न्यू कराची 5D जबकि 20 दिसंबर को सफूरा में रिहायशी अपार्टमेंट के एक बंद फ्लैट में गैस लीकेज के बाइस धमाके हुए। 2020 में हादसात के बाइस सनती तबके के सितारे गर्दिश में ही रहे। 27 नवंबर को औरंगी टाउन में भी मेहंदी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से साला बिनोई समेत 3 वर्कर्स की जान चली गई। कराची में गैर कानूनी तामीरात पर शुरू होने वाली इंक्वायरी अचानक बंद कर दी गई। सारा मामला क्या है, जानेंगे मोहम्मद अली हफीज से। कराची में गैर कानूनी तामीरात करवाई, पोर्शन बनवाए और पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया। इस काले धंधे के अंदर SPCA के 317 अफसरान व मुलाजमीन मुलविस थे। ये कहकर महकमा बल्दियात ने 30 नवंबर को ज़ोर शोर से तहकीकात का आगाज़ किया था, लेकिन 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, अचानक जो है तहकीकात जो है महकमा बल्दियात ने बंद कर दी है। अब बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि इस तरह जो है जो गैर कानूनी तामीरात करके रातों रात माला माल हुए थे SPCA के अफसरान, उनको बचा लिया गया है। आखिर ये इंक्वायरी अचानक क्यों बंद की गई? क्या सियासी दबाव था या कोई लेन देन का मामला सामने आया है? अब ये सवालात उठना शुरू हो गए हैं। इस सिलसिले में हमने कोशिश की कि महकमा बल्दियात सिंध के जो हुकाम हैं उनसे बात करें, लेकिन उन्होंने जो है इस पे कोई वाज़ेह मौक़िफ़ देने से जो है इनकार किया है। कराची में कायद-ए-आज़म डे पर दहशतगर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम। कालादम तंजीम के 2 दहशतगर्द इत्तेहाद टाउन से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे अहमर रहमान खान से। अहमर, दहशतगर्दों के बारे में क्या कुछ मालूम हो सका? जी बिल्कुल, इस कायद-ए-आज़म डे पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा रखते थे, ऐसा पुलिस अफसरान का बताना है कि ये कार्रवाई इत्तेहाद टाउन में की गई है, जिसमें 2 दहशतगर्द जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। और ये दोनों दहशतगर्द भारतीय फंडिंग से कराची शहर में दहशतगर्दी करना चाहते थे। इनके कब्जे से न सिर्फ क्लैशन कोक बल्कि 6 किलो बारूदी मवाद भी बरामद हुआ है, 10 बम भी इनके कब्जे से मिले हैं। इनका नेटवर्क जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ जो है वो चल रहा था और ये उनकी फंडिंग से शहर में दहशतगर्दी का मंसूबा रखते थे।
दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ, भारतीय नाज़िमुल उमूर की एक बार फिर दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जहीर अली की रिपोर्ट। LOC पर भारत की इश्तियाल अंगेजियां, पाकिस्तान का भारतीय नाज़िमुल उमूर को फिर दफ्तर खारजा बुलाकर सख्त एहतजाज, जंग बंदी मुआहिदे और आलमी कवानीन की पासदारी करने की तंबीह भी कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने गुज़श्ता रोज तत्तापानी और जंदरोड सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से 50 साल खातून शहीद और बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हुए। तर्जुमान के मुताबिक भारत इस साल जंग बंदी मुआहिदे की 3012 मरतबा खिलाफ वर्जी कर चुका। भारतीय फायरिंग से 28 शहादतें और 253 अफराद जख्मी हो चुके हैं। LOC पर भारतीय जारियत के खिलाफ ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भी इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरा। अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर फायरिंग की मजम्मत, फाशिस्ट मोदी सरकार के खिलाफ और तहरीक आज़ादी के हक में नारे। ये जो हिस्सा आज़ाद हिस्सा है, यहाँ पे भी अक़वाम मुत्तहिदा जो है महफूज नहीं है, उस पर भी फायरिंग की गई कि मकबूजा कश्मीर के अवाम पे क्या जुल्म और जबर हो रहा होगा। पूरी दुनिया को इस पे नोटिस लेना चाहिए कि सलामती कौंसिल की गाड़ियों पर फायरिंग हुई है। हुर्रियत रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन में यादाश्त पेश की। सिंध पुलिस को अब एक एक गोली का हिसाब देना होगा। इरफानुल हक की रिपोर्ट। राव का जमाना गया, अब हर गोली का हिसाब देना होगा। कहां से निकले, कब पहुंचे, मुकाबला करने वाली पुलिस पार्टी को सब बताना होगा। रवा माह सिंध पुलिस के मुकाबले जाली साबित होने के बाद अदालत ने गाइडलाइंस जारी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने वाजे कर दिया कि पुलिस एहलकार के पास कौन सा असलहा और कितनी गोलियां हैं, सारी तफसील दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि बास केसेस में देखा गया कि मुल्जिमान को लगने वाली गोलियां सरकारी असलहे की नहीं होती। जाए वक़ुआ से मिलने वाले गोलियों के खोल बिला ताखीर फ्रांसिक के लिए भेजने होंगे। मुकाबले में इस्तेमाल होने वाला सरकारी असलहा भी मुकाबले के बाद सील करना होगा। सिंध हाई कोर्ट ने सूबे भर के SSPs को पुलिस रूल्स पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। इरफानुल हक, समा, कराची। अहम खबर, ठोस शवाहिद मिलने के बावजूद भी सीमेंट माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू न हो सकी। इसी के ऊपर अपडेट लेंगे। समा के नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सका, हुआ क्या इस मामले में? देखिए किरण, मुसाफिर कमीशन ने सीमेंट सेक्टर में कार्टेलाइजेशन या गठजोड़ की इंक्वायरी की थी। 19 बड़ी कंपनियों ने इजाफा किया था कीमतों में, जिससे सारिफीन से 40 अरब रुपए इजाफी वसूल किए गए थे। लेकिन इसके खिलाफ जो एसोसिएशन, जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई एसोसिएशन, उसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट चली गई और कंपनियों ने और जो एसोसिएशन है उन्होंने हुक्म इम्तनाही हासिल कर लिया, जिसकी वजह से शो काज नोटिस जारी इनको नहीं हो सके अब और ना ही हतमी आर्डर आ सका है। सारिफीन से 40 अरब वसूल भी कर लिए गए, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हुआ, बल्कि जो छापा मारा गया उसको गैर कानूनी करार दिया गया और बगैर नोटिस अपडेट किया। तालीमी मैदान से खबर ये कि पहले कहते थे स्कूल बंद नहीं होंगे, अब कहते हैं स्कूल खुलेंगे नहीं। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कोरोना की सूरत हाल देखकर नहीं लगता कि जनवरी में स्कूल खुल सकेंगे। जनवरी में जो बात हो रही थी, मुझे तो नहीं लगता कि जनवरी में स्कूल खुल सकते हैं। तो अगर ये जितना आगे जाएगा और जैसे स्कूल खुलेंगे उसके बाद बैठ के हमें सारा पूरा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा अपना एकेडमिक प्लान और सारे का सारा। और ये बात मैं बता रहा हूँ कि इस मरतबा बच्चे बगैर एग्जाम्स के जो है वो। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ग्रीन शर्ट्स की T20 सीरीज में शिकस्त, मगर फास्ट बॉलर्स को मिली तरक्की। फहीम अशरफ 22 दर्जे तरक्की के साथ 13वीं पोजीशन पर काबिज हो गए। शाहीन आफरीदी ने लगाई लंबी छलांग, करियर बेस्ट 16वीं पोजीशन हासिल कर ली। स्पिनर शादाब खान गिरकर 17वें नंबर पर आ गए और इमाद वसीम की 11वीं पोजीशन है। बॉलर्स रैंकिंग में पहला नंबर अफगान स्पिनर राशिद खान का है, जबकि बेहतरीन बल्लेबाजों में बाबर आजम का नंबर दूसरा है। मोहम्मद हफीज ने की 14 दर्जे तरक्की, 33वीं पोजीशन मिल गई। नंबर 1 की पोजीशन पर इंग्लैंड के डेविड मलान का कब्जा है। टीम रैंकिंग में इंग्लैंड पहले, ऑस्ट्रेलिया दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान के 3 रेटिंग पॉइंट्स कम हुए, लेकिन चौथी पोजीशन बरकरार है। खिलौनों से खेलने की उम्र में सामिया ने बड़े बड़ों को मात देने की ठान ली है। कादिर खाजा की रिपोर्ट देखिए। उम्र छोटी लेकिन अज़्म बड़ा,
नन्हे हाथों पर ग्लव्स, सर पर सजा छोटा सा हेलमेट। 9 साल की सामिया अफसर अपनी उम्र से बड़ी लड़कियों के साथ क्रिकेट खेलती हैं। वो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने की ख्वाहिशमंद हैं। मेरा एम है कि मैं इंशाल्लाह इंटरनेशनल खेलूं और मैं आलिया अपी और बिस्मा मारूफ की तरह खेलना चाहती हूँ। वालिद का कहना है कि सामिया को बचपन से ही क्रिकेट का शौक है, वो खुद इसको प्रैक्टिस करवाते हैं। मेहनत करती है, जो चीज़ समझाई जाती है वो करती है। स्टडी में भी तकरीबन 90%, 88 या 90% मार्क्स लाती है ये। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। सामिया अफसर पर मेहनत की जाए तो वो भी विमेन क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकती हैं। कैमरामैन गनी अल हसन के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। तालीम जीत गई, पेचीदा निजाम हार गया। सिंध हाई कोर्ट ने यतीम बच्ची की बात सुन ली। इरफानुल हक की रिपोर्ट। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा बेफॉर्म जारी हो रहा है और मैं अपनी तालीम जारी रख सकती हूँ। माँ बाप नहीं तो क्या हुआ, रियासत अभी जिंदा है। अदालत ने यतीम तालिबा की सुन ली। नादरा के जो कवानीन माहम की तालीम में रुकावट बन रहे थे, अदालती फैसले के बाद अब उनकी कोई हैसियत नहीं रही। 9वीं जमात की तालिबा कभी खाला तो कभी मामों के घर रहती है और घरों में काम काज के साथ अपनी तालीम भी जारी रखे हुए है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।